नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। अब स्वर के ये दोनों भेद देखने के बाद हम देखेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन, अब इस व्यंजन के हमें तीन भेद देखने को मिलते हैं। तीन भेद, ध्यान दीजिएगा, व्यंजन के तीन भेद। अब ये तीन भेद कौन कौन से हैं? तो पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा भेद है ऊष्म व्यंजन। अब यह स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? तो ध्यान देना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर मुंह के किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकले वह स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। और इस स्पर्श व्यंजन में हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के व्यंजन आते हैं। कैसे और कौन से, वो अभी मैं आगे लिख के दिखाती हूँ आप लोगों को। और अंतस्थ व्यंजन यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करे और न ही रगड़ खाकर निकले, वैसे व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। और ऊष्म व्यंजन, जिसका अर्थ है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कंठ से निकलकर किसी स्थान पर रगड़ खाकर बाहर निकले वह ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, जैसा कि मैंने कहा, तो क वर्ग में कौन कौन से हैं? क वर्ग हम कहें तो हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। और इनका जो उच्चारण स्थान है वह भी हम देख लेते हैं। उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण करते समय यह कंठ से उच्चरित होता है। च वर्ग यानी च, छ, ज, छ, इय, ये इसका उच्चारण तालु से होता है। अब ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये है मूर्धा। इसके बाद त वर्ग यानी त, थ, द, ध और न, ये दंत से उच्चरित होते हैं। और प वर्ग यानी प, फ, ब, भ और म, यह है ओष्ठ। ओष्ठ यानी होठ। तो ये होठ से उच्चरित होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये जो वर्ण है, ये जो स्वर हैं, ये स्वर निकलते तो कंठ से हैं लेकिन मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं। ध्यान देना है, क वर्ग की जो स्वर है क, ख, ग, घ, यह कंठ को स्पर्श करते हैं। च वर्ग के जो स्वर हैं यह निकलते तो कंठ से हैं और
तालु को स्पर्श करते हैं, इसलिए ये तालु के उच्चारण स्थान है इनका। और ट वर्ग के जो स्वर हैं यह मूर्धा हैं। त वर्ग के जो स्वर हैं ये दंत को स्पर्श करते हैं, और प वर्ग के जो स्वर हैं यह हमारे होठों को स्पर्श करते हैं। ध्वनि कंठ से निकलती है और ये होठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, ये इसीलिए ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। अब ध्यान देंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु न तो मुंह में कहीं स्पर्श करे और ना ही रगड़ खाकर निकले, ऐसे व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इस अंतस्थ व्यंजनों में य, र, ल और व का समावेश होता है। इसी तरह से है ऊष्म व्यंजन। अब इस ऊष्म व्यंजन में समावेश होता है श, स, स, ह। ये जो ऊष्म व्यंजन है इन व्यंजनों का उच्चारण वायु कंठ से तो निकलती है और साथ में किसी स्थान पर रगड़ खाती है। जैसे श, ध्यान देना आप लोग उच्चारण करते समय कि ये कहां से रगड़ खा रही है। स, स, ह। तो ये जो रगड़ खाकर बाहर निकलने की वजह से यह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब इनकी मात्राएं हमने देख ली, इन स्वरों की हमने यह मात्राएं देख ली और व्यंजन के सभी प्रकार देख लिए। ध्यान देने की बात है कि जो उ और ऊ की मात्रा है, जो उ और ऊ की मात्रा है, यानी उ और ऊ की जो यह मात्रा है यह बाकी सबके साथ, जैसे क के साथ कु लगेगा या ग के साथ उ लगा तो वह गु हो जाएगा। लेकिन र के साथ यदि लगाना हो, र के साथ उ लगाना हो तो यह लिखेंगे हम इस तरह से रू। और इसी तरह र के साथ जब उ लगाना हो तो वह, ध्यान देना, इस तरह से लिखा जाएगा। यहां की तरह यानी नीचे ये रू और रू इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम लिखते हैं रू या रू तो ये दोनों ही चीज गलत मानी जाएगी। तो हमें र में उ इस तरह से और र में उ इस तरह से लगा करके लिखना होगा, ये ध्यान देना है आप लोगों को। अब हम देख लेते हैं अनुस्वार। वैसे अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनि, यानी इसकी जो ध्वनि है वह नाक से निकलती है और यह हमेशा किसी भी व्यंजन के पहले आता है। तो जिस व्यंजन से पहले यह आता है उसी व्यंजन के वर्ग के पंचम वर्ण के नासिक्य व्यंजन के रूप में यह बोला जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कंगन, कंगन। तो यह कंगन में हमने इस तरह से लिखते हैं और कंगन उच्चारण करते हैं। तो ये जो उच्चारण हम करते हैं दरअसल हम यह उच्चारण इस तरह से करते हैं, कंगन। ये जो अनुस्वार है यह इस तरह से लिखा जाएगा और इसका उच्चारण इस तरह से हम करते हैं। ये कंगन यानी हम ये इस तरह, ये उच्चारण नहीं है इसका, ध्यान देना। आमतौर पे हमें यह भ्रम है कि यह न या म होता है, बिल्कुल नहीं। ये न और म हमेशा नहीं होता है, यह हमेशा जो होता है वह अपने वर्ग के पंचम वर्ण रूप में। देखो यहां पर जो अनुस्वार है यह क वर्ग का जो पंचम वर्ण है अंग, इस रूप में यह उच्चारण होता है, तो ये भी गलत है। और इसी तरह हम देखते हैं आगे मंच। मंच, यहां पर यह लिखा जाएगा इस तरह से
और इसका उच्चारण भी इस तरह से ही होगा। यानी जो च का अंतिम है य, इस रूप में यह, इसको य को इस तरह से हल लगा करके, यानी आधा है यह, और इसका उच्चारण लेखन वास्तविक रूप में इस तरह से है और उच्चारण भी इसी रूप में किया जाएगा, इस रूप में नहीं। इसी तरह से देख सकते हो आप लोग, डंडा, डंडा यहां पर है डंडा, यानी ड का जो पांचवा वर्ण है अड़, ये इस रूप में है लेकिन अधूरा, क्योंकि अनुस्वार रूप में लिखा जा रहा है, ये अनुस्वार रूप में। इसके बाद है देखिए संत, संत में ये न है क्योंकि त का पांचवा वर्ण न है, तो इसलिए ये इस तरह से न लिखा जाएगा। और इसी तरह से देख सकते हो कंपन, तो अनुस्वार का बाद वाला जो वर्ण है उसका पांचवा स्वरूप में यह लिखा जाना है। जैसे देखिए यहां पर है प का पांचवा म, तो ये म लिखा और ये न, कंपन, तो इस रूप में ही यह उच्चारण होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भले ही हम यहाँ पर ये इस तरह से अनुस्वार लगा देते हैं, लेकिन इस अनुस्वार का वास्तविक रूप यह है और इसका उच्चारण भी हमें इसी रूप में करना है। इसके बाद अंतस्थ और उष्म व्यंजनों के पहले यदि सम हो तो म की जगह हमेशा हम अंग रूप में ही इसका प्रयोग करेंगे। देख सकते हो, जैसे कि सम, सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अंतस्थ और उष्म व्यंजन, अंतस्थ यानी अंतस्थ यानी य, र, ल, व, और उष्म अर्थात श, स, स, ह। इस तरह से जब इन तरह के जब व्यंजन होंगे और उससे पहले यदि सम हो तो यहां पर हमेशा ध्यान देना है कि म की जगह सदैव जो है वह अनुस्वार ही होगा। यानी अंतस्म और उष्म व्यंजनों से पहले यदि सम हो तो म की जगह सदैव अनुस्वार ही होगा। अब हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। सम धन यम, संयम, सम धन रक्षक, संरक्षक, सम धन लग्न, संलग्न, सम धनवाद, संवाद, सम धनशय, संशय, सम धन सद, संसद, सम
धनसार, संसार, सम, धनहार, संहार। तो ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को कि क, म, ड, त, प इस तरह के जो व्यंजन है, यहां पर हमारा पांचवें वर्ण के रूप में उच्चारण है, जबकि अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन यदि है, यानी यर, लव, श, स, ह ये व्यंजन है, और उससे पहले यदि इस तरह से सम या म हो, यानी सम हो हल के साथ, यानी पूरा म न हो, तो ऐसी स्थिति में यह उच्चारण और प्रयोग दोनों अनुस्वार रूप में ही होगा। तो इस तरह से देख सकते हो, संयम, संरक्षक, संलग्न, संवाद, सम धन शय है इसलिए संशय, सम धन सद है इसलिए संसद, सम धन सार है इसलिए संसार, और सम धन हार है इसलिए संहार। अब हम देखते हैं अगला अनुनासिक। अब यहां ध्यान देना है कि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में हमेशा हवा नाक और मुंह दोनों जगहों से निकलती है, और अनुनासिक स्वरों के लिए हमेशा चंद्र बिंदु, इस तरह से चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो इन स्वरों के शिरोरेखा के ऊपर यह मात्रा लगती है, और यदि कोई मात्रा लगी हुई हो, वैसे ये अनुनासिक इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन यदि कोई मात्रा लगी हो पहले से, तो वह इस तरह से मात्रा अनुस्वार रूप में ही लगता है। जैसे उदाहरण रूप में देख सकते हो, हंस हम लिखते हैं इस तरह से, हंस, कांसा, बराबर। लेकिन सिंचाई में हमें लगाना है, हालांकि सिंचाई है यानी यह भी अनुनासिक ही है, यही मात्रा है, लेकिन चूंकि यहां पहले से एक मात्रा लगी है, इसलिए वहां पर हम सिर्फ अनुस्वार रूप में इसे लगाएंगे। इसी तरह से सींचना, ध्यान दो, सींचना, यहां पर भी सी लगा हुआ है, यही कारण है कि यहां पर इसे हम अनुस्वार रूप में लगाएंगे। इस तरह से, यानी ये इस तरह से हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से मात्रा नहीं लगाई जाती है, ये गलत है। इसलिए हम जब भी कोई मात्रा पहले से लगी होगी इस तरह से, या फिर जैसे कि रेंगना, यहां पर भी रे लगा हुआ है पहले से, इसलिए हम अनुस्वार रूप में रेंगना लिखेंगे। और उदाहरण देख लेते हैं हम, यहां पर भैंस, भैंस हमने लिखा है इसलिए एक मात्रा भैंस। घोंसला है, पहले से घो की मात्रा लगी है इसलिए घोंसला। धौंस, यहां पर देखो धौ लिखा है, एक मात्रा मतलब पहले से लगी है इसलिए यह धौंस हो गया। जबकि यदि हम लिखते हैं बूंद, तो यहां पर कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम पूरी मात्रा चंद्रबिंदी की लगाएंगे। इसी तरह से यदि हम लिखेंगे कुंवारा, तभी भी चूंकि यहां अन्य कोई मात्रा नहीं इसलिए हम पूरी चंद्रबिंदी लगाएंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई मात्रा पहले से न लगी हो तो हम पूरा अनुनासिक लगाएंगे, लेकिन यदि कोई मात्रा शिरोरेखा के ऊपर पहले से लगी हुई है तो हम मात्रा अनुस्वार रूप में इस मात्रा को लगाएंगे। इसके बाद है विसर्ग। हालांकि यह जो विसर्ग की मात्रा है, यह प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में, यानी जो तत्सम शब्द होते हैं उन्हीं में इसका प्रयोग होता है। हिंदी में इसका प्रयोग हमें कम ही देखने को मिलता है। और इस तरह के विसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण हम देखें तो जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, संभवतः, ये शब्द हैं। और इनका जो उच्चारण है, इन विसर्ग का जो उच्चारण है, विसर्ग हम लिखते इस तरह से है, यानी विसर्ग की मात्रा यह है, इस तरह से हम लिखते हैं। और इसका उच्चारण हमेशा ह रूप में, यानी अ ह, और वो भी
आधा ह रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण हमेशा अह रूप में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, प्रायः और संभवतः। तो स्पष्ट है आप लोगों को। इसके बाद इस तरह से हमारा यह स्वर्ण व्यंजन पूर्ण होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ संयुक्त व्यंजन। हालांकि पहले हमने संयुक्त स्वर रूप में यह देख चुके हैं हम, तो यह संयुक्त व्यंजन हम देख लेते हैं। संयुक्त व्यंजन जैसे बताया था, क्ष, त्र, ज्य और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। हमने स्वर रूप में अ लगा करके लिखा था उसे। अब ये व्यंजन रूप में हम देखें तो ये है क, धन, श, त, धन, र, ज, धन, य, श, धन, र। तो ये संयुक्त व्यंजन है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य व्यंजन भी संयोग रूप में प्रचलित हैं। जैसे हम अगर कहते हैं क्या, हम कहते हैं यहां पर क्या, तो यहां पर देख सकते हो क्या में क्य, यह संयुक्त व्यंजन है। और इस तरह से क्या लगाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। इसी तरह से क्र, यानी क्य में हम देखें तो क, धन, य है। और ये क्र में यदि हम देखें तो क, धन, र है। और इसके शब्द यदि हम देखें तो शब्द हैं क्रम, विक्रय आदि। इसी तरह से शब्द है क्ल, यहां पर क, धन, ल है और शब्द बनेगा अक्ल या क्लेश आदि। तो इस तरह से वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन का ये जो चिन्ह है ये स्वीकृत नहीं किया गया है। और इन्हें, इस तरह के जो व्यंजन है, इन चिन्हों को हमने स्वीकृत नहीं किया है। इन व्यंजनों के संयोग को हम व्यंजन गुच्छ कहते हैं, या इसी व्यंजन गुच्छ की तरह ही द्वित्व व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन जैसे कि ध्यान दीजिए, द्वित्व व्यंजन, इससे पूर्व हमने संयुक्त व्यंजन देखा, अब हम देख रहे हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जैसे चक्का, देख रहे हो आप लोग, जो पूर्ण है उसी का अधूरा रूप है। ये दो व्यंजनों का प्रयोग है यहाँ पर, और वो भी समान, इसलिए इसे द्वित्व व्यंजन कहा है। उसी तरह से जग्गू, फिर कच्चा, पत्ता। तो इस तरह के जो व्यंजन होते हैं वे द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अन्न, सम्मान, रस्सी, सज्जा। तो इस तरह से समान जब होंगे दो व्यंजन तो वो द्वित्व व्यंजन आते हैं। और इस तरह से तीन व्यंजन गुच्छ का भी प्रयोग हमें मिलता है। और जैसे कि देख सकते हो, स्वास्थ्य, तीन व्यंजन है यहाँ पर, स आधा, थ आधा और य, ये तीन व्यंजन का गुच्छ है। इसी तरह से ज्योत्सना, यहां पर हम देख रहे हैं कि आधा, त, स और न, इस तरह से ये तीन व्यंजनों का गुच्छ है।
इसी तरह से मंत्र, यहाँ पर न और ये त्र संयुक्त व्यंजन है, हम जानते हैं, इसलिए यह 3 व्यंजनों का गुच्छ है। इसी तरह से इंद्र, यह भी 3 व्यंजनों का गुच्छ है। इस तरह से अनेक व्यंजन हम देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे हिंदी के कुछ विशेष व्यंजन। हिंदी के विशेष व्यंजन। अब यह विशेष व्यंजन क्या है? विशेष व्यंजन, अब यह विशेष व्यंजन क्या है? यहां पर सबसे पहले तो हम देखेंगे ड, ड़ और ढ को। ड और ढ हमने सामान्य व्यंजन में लिया था और ये ड़ और ढ मैंने आप लोगों को बताया था कि शब्द के बीच में होते हैं। तो ये जो हिंदी की विशेष व्यंजन ध्वनियां हैं, इनके उच्चारण में हमेशा हम जीभ को ऊपर उठाकर आगे की ओर फेंकते हैं और इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त ध्वनियां भी कहा जाता है। और ध्यान देना है, ड़ और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं होता है। शब्द के आरंभ में हमेशा ड और ढ का होता है प्रयोग, और बीच में, शब्द के बीच में ये ड़ और ढ़ का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो हिंदी के विशेष व्यंजन है, उस व्यंजनों में आता है अ का प्रयोग। ध्यान दीजिए, ये ड और ढ विशेष व्यंजन में नहीं है, बल्कि अड़ और अढ़ यह विशेष व्यंजन है। अ यह अंग्रेजी से आया है और अंग्रेजी से आई यह एक विशेष ध्वनि है। इसका प्रयोग जैसे हम लिखते हैं बाल, तो इस बाल में अ लगा देने पर यह हो जाता है बॉल, खेलने वाला। इसी तरह से हाल, हालचाल के हाल में जब हम यह अ लगा देते हैं तो यह हो जाता है हॉल, यानी कोई भी सभागृह। इसी तरह से डॉक्टर, ध्यान दीजिए यहां पर भी हमने एक खड़ी पाई लगाई है और ऊपर इस तरह से मात्रा ये लगाई है, डॉक्टर। इसी तरह से है कॉलेज। तो हमेशा इस तरह के शब्दों में ये ध्वनियां हमें मिलती हैं। इसके अलावा यह अंग्रेजी से आई हुई ध्वनि है। इसी तरह से है ज, फ। ये जो ध्वनि है यह अरबी फारसी से आई है, जैसे कि है जुल्म। हम जानते हैं ज, ये नुक्ता जब हम लगा देते हैं तो ये ज में इसका उच्चारण होता है, जैसे जुल्म। मेज, ध्यान दीजिए उच्चारण मेज नहीं है, मेज है। इसी तरह से फूल, इसी तरह से है फालतू। ध्यान दीजिए इसका उच्चारण फालतू नहीं किया जाता, फालतू। इसी तरह से हम कहेंगे फौरन और फोन। ये फोन हम नहीं कहेंगे, इसे हम फोन कहेंगे। तो इस तरह से ये आगत ध्वनियां हैं। ये आगत ध्वनियां अंग्रेजी से अ और अरबी फारसी से ज और फ लिए गए हैं। ये चूंकि अन्य भाषाओं से आई हैं, इसलिए इन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। तो इस तरह से इन आगत ध्वनियों को मिला करके हमारे हिंदी में कुल 55 वर्ण मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं वर्ण विच्छेद। हिंदी में हमें वर्ण विच्छेद करने के लिए कहा जाता है। तो जब वर्ण विच्छेद हम करते हैं उस समय हम व्यंजनों को अरहित रूप में लिखते हैं। जैसे कि पहला शब्द हम देख सकते हैं नाम। नाम का वर्ण विच्छेद हम न, धन आ, यानी स्वर रहित रूप में पहले हम करेंगे आ, फिर म और फिर अ। इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाएगा।
उसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं, ठेला। यहां पर ठ, धन ए, धन ल, धन आ, इस तरह वर्ण विच्छेद किया जाएगा। अगला देखते हैं, सुनील। यहां पर हम स, धन उ, धन न, धन ई, धन ल, धन अ। तो इस तरह वर्ण विच्छेद करते समय हमें व्यंजनों को अरहित रूप में लिखना होता है। और अरहित रूप में यानी इस तरह से जो स्वर रहित रूप में हम लिखेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे कि देख लेते हैं अंतिम शब्द एक हम, शूल। शूल में हम लिखेंगे श, धन ऊल। ध्यान देना, इस तरह से श नहीं लिखना है, हल युक्त श लिखना है, क्योंकि ऊ हमने यानी इस श का स्वर हटा दिया है। स्वर रहित जो व्यंजन होता है वह आधा अधूरा होता है और इस आधे के लिए हम यहाँ पर हल लगाते हैं। इसी तरह से हम, ये हो गया शु, ल लिखा, ल में अ किया, हटाया और लिखा, ये हो गया ल। तो इस तरह से जब हम वर्ण विच्छेद का सही रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो शब्दकोश में इन शब्दों को, कोई भी शब्द हमें जब खोजना होगा तो हम बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं। और ध्यान दीजिए, आप लोगों को परीक्षा में वर्ण विच्छेद से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए यह आपको आना आवश्यक है। और कक्षा 8वीं में आपने यह चीज बेहतरीन तरीके से सीखा है और परीक्षा में लिखा भी है। तो एक बार फिर से आप लोगों को यह ध्यान देना है वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप लोगों ने यह वर्ण और वर्णमाला अच्छी तरह से सीख ली है। और इसी वर्णमाला से आधारित आगे जो हमारी होती है 12 खड़ी, यह भी मैं आप लोगों को अत्यंत संक्षिप्त में बता दे रही हूं। 12 खड़ी यह विभिन्न स्वरों की मात्राओं को लगा करके, यानी क में जब हम अ की मात्रा लगाएंगे तो क हो जाएगा, क में आ की मात्रा लगा करके का, ई की मात्रा लगा करके की, बड़ी ई की मात्रा लगाकर की, यहां पर ऊ की मात्रा लगाकर कु और बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर कु, ए की मात्रा लगाकर के, ऐ की मात्रा लगाकर कई, अंग की मात्रा लगाकर कम और अह की मात्रा लगाकर कह। इसी तरह से ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खाए, खो, खाओ, खंग। ध्यान दीजिएगा, ख में अंग की मात्रा अनुस्वार इस तरह लगेगा और खह। अब यहां पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि मैंने कई तक लिखा है, को काओ लिखना था वह रह गया है, तो हम यहां करेक्शन कर लेते। को, काओ, कंग, कह। इसी तरह से गग्गा गिग्गी गुगु घघा घिघी घु, हम ज्ञ तक पूरा लिखेंगे। देखो, ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, गए, ग्यो, ग्याओ, ग्यम, ग्यह। अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंक अह, ये मात्रा लगाकर देख सकते हो, सही है पूरा। तो क से लेकर ग्यह तक यह जो पूरा आएगा, मैंने बीच का नहीं लिखा है, आप लोग ध्यान दे सकते हो, मैंने सिखाते हुए बताया है आप लोगों को बीच बीच का। तो ये जो चीजें हैं यह 12 खड़ी कहलाती हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने वर्ण, वर्णमाला और 12 खड़ी
सीखी है। अब इस संदर्भ में यदि आप लोगों को कहीं भी कोई भी संशय हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। Oh,